my dear students. My name is Dr. Deepti and I am here with a new topic of social psychology which is attitude. आज जो मैं आपके समक्ष टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो सोशल साइकोलॉजी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइकोलॉजी, उसका एक टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका एटीट्यूड। आज जो मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगी वो है कि एटीट्यूड क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के, एटीट्यूड चेंज क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीट्यूड चेंज के और कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एटीट्यूड फॉर्मेशन और एटीट्यूड चेंज के लिए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। देखिए, जो एटीट्यूड है बेसिकली इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू व्यू नेगेटिवली और पॉजिटिवली टुवर्ड्स सम पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग और एनी व्यू पॉइंट। अगर हम कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक व्यू पॉइंट देते हैं, चाहे वो कोई भी थॉट होता है, चाहे वो कोई भी पर्सन होता है या कोई भी वो चीज होती है, तो उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। बेसिकली जो एटीट्यूड होता है ये हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। जितने ज्यादा हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उतना ज्यादा हम एटीट्यूड फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी वो है आपका एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड या फिर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड या कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ये दोनों चीज एक ही हैं। देखिए, एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड का मतलब होता है, ए का मतलब होता है आपका अफेक्टिव, बी मीन्स बिहेवियरल, C means cognitive. Okay, so there are three components of attitude. तीन components होते हैं attitude के. The first one is affective, the second one is behavioral, and the third one is cognitive. अफेक्टिव का मतलब होता है हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है। अफेक्ट का मतलब फीलिंग, तो द फीलिंग पार्ट इज रिलेटेड टू द अफेक्टिव कंपोनेंट। हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से हम किसी पर्सन के प्रति कोई फीलिंग हम रख रहे हैं, all these things comes under the category affective component, so it is basically related to our feelings. The next one is behavior component. behavior का मतलब होता है कि हम किसी पर्सन, किसी थॉट या किसी चीज के लिए हम किस तरीके से बिहेवियरल एक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट कहलाता है। The third one is cognitive component. As name indicate, cognitive का मतलब होता है which is related to our mental aspect. हमारा thought process जिसमें हमारी रीजनिंग, हमारा सोचना समझना, जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग कोग्निटिव कंपोनेंट में देखते हैं। तो एटीट्यूड का थर्ड कंपोनेंट हो गया आपका कोग्निटिव कंपोनेंट विच इज रिलेटेड कि हम अपने बारे में किस तरीके से सोचते हैं या हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में, किसी दूसरे व्यू के बारे में या किसी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या एटीट्यूड रखते हैं। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोग्निटिव कंपोनेंट। सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। द फर्स्ट वन इज अफेक्टिव, द सेकंड वन इज बिहेवियरल एंड द थर्ड वन इज कोग्निटिव। नाउ कमिंग टू द एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब देखिए, हमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो हमें हेल्प करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन में। आखिर हम लोग क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिससे हम अपना एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी सोर्स मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो क्या होता है, वहां पर हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। द सेकेंड इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि यदि आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो आपका टीचर है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, तो वहां पर आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। द थर्ड वन इज इंटरैक्शन विद अदर्स। जितना आप इंटरैक्ट करेंगे उस व्यक्ति से, जितना आप इंटरैक्ट करेंगे उन चीजों से, वहां पर एटीट्यूड फॉर्मेशन आ जाता है। देन विकेरियस कंडीशनिंग, जिसे कहते हैं आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें यह कहा जाता है कि अगर आप अपने मॉडल मॉडल का मतलब होता है कि आपका कोई आइडियल है जैसे लाइफ में, और आप क्या कर रहे हैं, उस मॉडल को देखकर चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, जैसा वो आपका मॉडल कर रहा है आप उसको ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, तो यहां पर भी आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूड चेंज। अब
क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं किसी भी पर्सन, किसी भी इवेंट या किसी भी चीज के प्रति? तो वो डिपेंड करता है आर्ट ऑफ परसुएशन, आपको किस तरीके से परसुएड किया जाता है। तो ये सारे आपके आर्ट ऑफ परसुएशन में आते हैं, जो भी आपका एटीट्यूड चेंज है। देखिए, उसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज सोर्स, द सेकेंड इज मैसेज, थर्ड वन इज टारगेट ऑडियंस एंड द फोर्थ इज मीडियम। देखिए, सोर्स का मतलब होता है कि जो सोर्स आपके एटीट्यूड चेंज के लिए कोशिश कर रहा है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना क्रेडिबल है, कितनी उसकी क्रेडिबिलिटी है। अगर तो आपको लगेगा कि वो सोर्स आपका बहुत क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो वहां पर एटीट्यूड चेंज के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि सपोज अगर आप किसी मॉडल को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जैसे अगर आपका कोई रोल मॉडल है, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और आपका कोई रोल मॉडल है और वो रोल मॉडल कोई डाइट को फॉलो करता है, क्योंकि आप उस रोल मॉडल को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा उससे मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, तो ये चांसेस हो जाएगी कि आप भी उसी के डाइट को फॉलो करेंगे। तो इसे कहते हैं सोर्स। देन नेक्स्ट इज मैसेज। मैसेज का मतलब होता है कि आपको जो सोर्स मटेरियल मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो कितना पावरफुल है, कितना क्रेडिबल है, कितना उसके अंदर क्या है, स्ट्रांगनेस है, कितनी पावर है, वो आपको मैसेज वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। द थर्ड वन इज टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी टारगेट ऑडियंस का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं तो हमें पर्टिकुलर सोर्स और मैसेज उसी टारगेट पॉपुलेशन के लिए बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शैम्पू की बात करें या कंडीशनर की बात करें या कोई भी फेस से रिलेटेड ब्यूटी क्रीम्स की बात करें, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे वहां पर टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, हमारी फीमेल होगी। तो इसे वो डिपेंड करता है कि वो आपका टारगेट पॉपुलेशन तक वो मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। देन नेक्स्ट इज मीडियम। मीडियम का मतलब होता है कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं एटीट्यूड चेंज के लिए। आप टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं या आप टेलीविजन का यूज कर रहे हैं या फिर आप कौन सी मास मीडिया का यूज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या आप किस तरीके का मास मीडिया यूज कर अपनी बातों को मास तक पहुंचा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। कहा जाता है कि जितना हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपने ऑडियंस या हमारी टारगेट पॉपुलेशन से, तो वहां पर एटीट्यूड चेंज के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है फॉर एटीट्यूड चेंज। तो ये तो थे हमारे एटीट्यूड चेंज के, जो कि आपके आर्ट ऑफ पर्सुएशन में कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला है लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम कुछ चीजों को सीखते हैं, हम कुछ चीजों में एटीट्यूड फॉर्म करते हैं एसोसिएशन के थ्रू। एज फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है और अगर सपोज मैथ्स सब्जेक्ट से उसे बहुत डर लगता है, लेकिन उसका टीचर अगर उसके साथ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ऑनेस्टली उसको पढ़ाता है, कंसेप्ट्स को बहुत उसके साथ अच्छे से क्लियर करता है, तो क्या होता है, उसका उस सब्जेक्ट मैथ्स से जिससे वो बहुत डरता है, उसका एक एटीट्यूड बदल जाता है। वो उस सब्जेक्ट से प्यार करने लगता है। क्यों प्यार करने लगता है? क्योंकि उसका टीचर उसके लिए क्या है, वो एटीट्यूड चेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो इसे कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। नेक्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड। एटीट्यूड हमारा फॉर्म होता है अगर हमें किसी कार्य में क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्ची है जो डेली योगा करती है और उसको स्कूल में एक चांस मिलता है किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, और उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसका योगा के लिए क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड। नेक्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है अगर आपका रोल मॉडल किसी पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर भी आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट रोल मॉडल। नेक्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है कि हमारे कुछ ऐसे सोशल रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के द्वारा बनाए गए होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हमारे यहाँ मंदिर में
प्रसाद के रूप में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, स्वीट्स चढ़ाई जाती हैं, या कुछ ऐसा घर में ही कुछ डिश हलवा टाइप का कुछ बना के चढ़ाया जाता है। बच्चा यदि देखता है कि भगवान को अगर हम ये चढ़ावा देते हैं तो ये हमारा एक अच्छा माना जाता है, तो वो बच्चा भी क्या है, एटीट्यूड डेवलप कर लेता है उन चीज़ों के लिए। स्वीट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। तो बेसिकली कुछ नॉर्म्स होते हैं किसी कल्चर के, जिससे क्या होता है, बच्चा अगर उस चीज़ को देखता है तो उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है। Then the next is learning attitude through exposure of information। इसका ये मतलब है कि बच्चा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेता है, बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल जितना ज़्यादा उसका एक्सपोजर होता है उस इंफॉर्मेशन से, उसका एक एटीट्यूड उस इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये तो था हमारा प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड, यानी कि कौन कौन से कारक होते हैं जो एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। इसका ये मतलब है कि आपका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे है, कैसे वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, कैसे आपके टीचर्स हैं। अगर आपके सपोर्टिव आपका एनवायरनमेंट होगा तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव डेवलप होगा। वहीं अगर फैमिली का और स्कूल का एटीट्यूड नेगेटिव होगा, बहुत ही नेगेटिव अगर आपकी अपब्रिंगिंग हो रही है, तो आपका उन चीज़ों के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो वहां पर आपका एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, स्कूलिंग के लिए रेफरेंस ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो गई, रेफरेंस ग्रुप हो गई। तो रेफरेंस ग्रुप वो होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका रेफरेंस ग्रुप कैसा है, पॉलिटिकल पार्टीज उस कंट्री की कैसी हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो ये रेफरेंस ग्रुप्स आपके हेल्प करते हैं एटीट्यूड को फॉर्मेशन के लिए। देन नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है कि एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। हमें अपने तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना होती है जिसमें उसके जितने भी साथी थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन वो व्यक्ति बच जाता है, तो उसको उस लाइफ की कीमत पता चलती है कि मेरे तो सारे साथी सब चले गए, लेकिन मुझे अगर गॉड ने ये लाइफ दी है तो मुझे क्या करना है, इस लाइफ को संजो कर रखना है। तो लाइफ के प्रति क्या होता है, इसका पॉजिटिव एटीट्यूड, और उस लाइफ को वो क्या करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। द नेक्स्ट इज मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। जो हमारा मीडिया होता है, चाहे हमारी इंटरनेट सर्विसेज हैं, चाहे हमारी आप रेडियो टेलीविजन या किसी भी चीज़ की आप बात करिए, तो ये जितने भी मीडिया होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन में। अगर आप न्यूज़ की बातें करें तो हर चैनल अपने ढंग से चीज़ों को दिखाता है, तो आपका क्या होता है, एटीट्यूड उसी तरीके से डेवलप हो जाता है। Then the last topic is process of attitude change। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब काफी थ्योरीज हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी कि किस तरीके से एटीट्यूड चेंज हो जाता है किसी पर्सन का। तो ये मैं 3 थ्योरीज आपके सामने डिस्कस करूंगी एटीट्यूड चेंज की। द फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, सेकेंड है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डायसोनेंस, थर्ड इज द 2 स्टेप कॉन्सेप्ट। देखिए जो पहली आपकी थ्योरी है जिसे हम द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस कहते हैं, इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे आपके फ्रिट्ज हीदर। फ्रिट्ज हीदर ने इसको डिस्क्राइब किया था POX ट्राइंगल के रूप में। उन्होंने कहा था कि जो हमारा POX ट्राइंगल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए या एटीट्यूड चेंज के लिए। उन्होंने कहा था कि P इसमें क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, O इसमें दूसरा पर्सन हो गया, और X क्या हो गया, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया या कोई भी इवेंट हो गया, या वो भी एक पर्सन हो सकता है जिसके प्रति क्या है हमारा एटीट्यूड हमको जानना है। यानी कि X हमारा हो गया वो टॉपिक जिसका हम एटीट्यूड देखना चाहते हैं कि इस पर्सन का X के लिए क्या एटीट्यूड है, O का क्या एटीट्यूड है। तो P आपका हो गया पर्सन 1, O हो गया आपका पर्सन 2, और X हो गया हमारा कोई भी टॉपिक जिसके लिए हम जानना चाहते हैं कि 1 और 2 पर्सन का इस टॉपिक के लिए क्या एटीट्यूड है। देखिए इनका ये मानना था कि बेसिक आइडिया क्या है कि
POX ट्रायंगल में एटीट्यूड चेंज हो जाता है अगर इन तीनों के बीच में इम्बैलेंसेस होता है। अगर तीनों के बीच में इम्बैलेंसेस होता है तो बैलेंस को क्रिएट करने के लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस ट्रायंगल को समझना। देखिए सपोज P एक पर्सन है जिसका डाउरी यानी कि दहेज के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हर माँ बाप को बेटी के साथ एक दहेज देना चाहिए, ठीक है। O का डाउरी के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड है कि नहीं, किसी भी पेरेंट्स को अपनी बेटी की शादी में डाउरी नहीं देना चाहिए। X क्या हो गया, हमारा डाउरी टॉपिक हो गया। तो P का X के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, O का X के लिए क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। और एक चीज और, सपोज P और O दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो P का O के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, O का P के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पॉजिटिव वैलेंसेस हैं और एक नेगेटिव वैलेंसेस है। पर्सन P जो है उसका O के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, O का P के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन डाउरी जो तीसरा आपका कंपोनेंट है P का उसके लिए पॉजिटिव है लेकिन O का X के लिए नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक डिसबैलेंस हो गया है। इस डिसबैलेंस को या तो क्या करना पड़ेगा, P को जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो O को भी उसका क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, या P को भी नेगेटिव होना पड़ेगा जैसे कि O नेगेटिव है। तो अगर आपके बैलेंसेस अगर तीनों पॉजिटिव हो जाते हैं या तीनों नेगेटिव हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो ये हमारी थ्योरी थी आपकी द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। उस बैलेंस को बनाने के लिए आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा। देन द नेक्स्ट कम द कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डायसोनेंस। कोग्निटिव डायसोनेंस के जो प्रोपाउंडर थे वो थे आपके लियोन फिस्टिंगर। लियोन फिस्टिंगर ने बेसिकली इसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट को ज्यादा एम्फेसाइज किया था। उन्होंने कहा था अगर दो कोग्निशन है, ठीक है, अगर आपके दोनों कोग्निशन में एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनता है तो वहां पर आपके एटीट्यूड चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। देखिए कोग्निशन 1 सपोज है कि पान मसाला कॉजेस कैंसर विच इज फेटल। कोग्निशन 1 ये कहता है कि यदि हम पान मसाला खाते हैं तो हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। कोग्निशन 2 है आई ईट पान मसाला, मैं पान मसाला खाता हूं, ठीक है। अब देखिए अब one of these ideas will have to be changed so that consonance can be attained। अब क्या है, इनमें से एक को चेंज होना पड़ेगा अगर हमें कॉन्सोनेंस को एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सपोज उस व्यक्ति ने पान मसाला खाना छोड़ दिया कि मैं इसको क्विट करता हूं क्योंकि मुझे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, उसने कोग्निटिव डायसोनेंस का इस्तेमाल किया, यानी कि ये वाली थ्योरी आपकी वहां पर अप्लाई होगी। Then the last theory is the two-step concept. The two-step concept के प्रोपाउंडर थे S.M. होसिन, जो कि हमारे एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका ये मानना था कि जो एटीट्यूड चेंज होता है इट फॉलोज टू स्टेप, ये दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप को उन्होंने कहा था, एक टारगेट का नाम दिया था, दूसरे को उन्होंने सोर्स का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो टारगेट होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स के एटीट्यूड चेंज के लिए, सोर्स के एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका कोई फेवरेट रोल मॉडल है, बहुत मतलब वो किसी सपोज फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली है और बच्चा क्या है, क्रिकेटर है, तो विराट कोहली को बहुत ज्यादा मानता है या बहुत ज्यादा आइडियल के रूप में उसको लेता है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। विराट कोहली सपोज कोई भी ड्रिंक को प्रमोट करता है, एडवर्टाइजिंग करता है उसकी, तो बच्चा क्या करता है, क्योंकि विराट कोहली जो उसका मॉडल है उसको वो पी रहा है, तो वो बच्चा यानी कि जो क्रिकेटर छोटा बच्चा है वो भी उसको पीना स्टार्ट कर देता है। सपोज अगर विराट कोहली क्या करता है, अपने उस ड्रिंक को सब्स्टिट्यूट करता है किसी और ड्रिंक से, तो क्या होता है उस बच्चे का भी क्या होता है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। विराट कोहली को लगा यार ये ड्रिंक तो बहुत ही ज्यादा, जैसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा आप देखते थे कि हर मॉडल उसको एडवर्टाइजिंग करता था, लेकिन बाद में कोल्ड ड्रिंक्स का क्या है, सब्स्टिट्यूट नारियल का पानी या जूसेस को करना शुरू कर दिया, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक क्या होती है हमारे हेल्थ के लिए खराब होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उस रोल मॉडल को लगा नहीं भाई ये ड्रिंक क्या है, हमारे मास, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए हैजार्डस है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो उसने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट किया किसी
शॉर्ट चीज से उसने बताया, तो क्या होगा कि जो आपका ये सोर्स मटेरियल होगा वो भी उसको चेंज करेगा और अपने रोल मॉडल को ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके सोर्स ने किसको फॉलो किया, अपने टारगेट को किया। तो बेसिकली क्या है, इसे हम टू स्टेप कॉन्सेप्ट थ्योरी कहते हैं। देखिए आज मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड वो होता है कि आप किस तरीके से, आपका टेंडेंसी है रिस्पॉन्ड करने की, पॉजिटिव या नेगेटिव टुवर्ड्स अ पर्सन, टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स सम व्यू पॉइंट, तो इसे हम एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और आपके एबीसी मॉडल मैंने डिस्कस किया, कंपोनेंट्स मैंने आपको डिस्कस किया कि 3 कंपोनेंट इसके होते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कोग्निटिव। फिर हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में बात की, फिर हमने बताया कि एटीट्यूड चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, क्या प्रोसेस होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन का। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एटीट्यूड चेंज के लिए। फिर हमने आपको 3 थ्योरीज पढ़ाई हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड change. The first one is the concept of balance, the second is the concept of cognitive dissonance and the third is the two step concept. तो ये आपका आज मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है एटीट्यूड का। एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोशल साइकोलॉजी का, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आती रहूं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।